नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी का एक जो है और क्लास आज किया जाएगा। टॉपिक रहेगा उपन्यास, यानी उपन्यास टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। चाहे हिंदी की किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अपने जो है क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ये जो है नया टॉपिक है, तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ क्या इसमें मिलेगा देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीपीएससी टी 4.0 यानी बीपीएससी टी 4.0 का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी के प्रमुख उपन्यास व उसके विकास को जानेंगे। यानी कि हिंदी के प्रमुख उपन्यास क्या है और हिंदी उपन्यास का विकास कब से शुरू हुआ, हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन व्याख्याता किसको मानते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि उपन्यास हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कंपटीशन का जिसमें प्रश्न नहीं बनता है। तो एक दो प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को आज देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी उपन्यास के विकास एवं प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार के बारे में जानेंगे। यानी कौन से रचनाकार की कौन कौन सी प्रमुख उपन्यास है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से 12 तक हिंदी के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यानी अगर आप 6 से 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9 से 10 का या 11 से 12 का, सभी की दृष्टि से ये जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। चाहे आप किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिना सिलेबस का एग्ज़ाम होता है बीपीएससी के द्वारा, तो सभी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 26वां लेक्चर है, 25 हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट जो है 9 बजे भी किया जाता है, तो बीच बीच में क्लास चलेगा और प्रैक्टिस सेट भी कंटिन्यू चलता रहेगा। इस बार ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि टॉपिक भी देखना ज़रूरी है। तो साथ साथ हम लोग लेते चलेंगे। समय के अभाव के कारण जो है चीज़ें समाहित होता है, तो आपके लिए जो है समय निकाल कर हम जो है चीज़ को प्रस्तुत करते हैं ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो अगर आप हिंदी के किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी या यूजीसी नेट, ईएमआरएस या केवीएस का तैयारी कर रहे हैं, यानी हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको मटेरियल उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 1 का कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ से जुड़ करके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपना तैयारी को बेहतर कीजिए। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके हिंदी जंक्शन के माध्यम से अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जैसा कि पता है कि कई लोगों ने, यानी लगभग 4000 प्लस लोगों ने हिंदी शिक्षक के रूप में बिहार में योगदान दिया है। तो अगर आप नंबर आपका भी हो सकता है, तो हिंदी जंक्शन आपका मार्गदर्शन करेगा, मेरा जो है प्रेरणा मिलेगा, क्लास मिलेगा, और आप जो है अपने तैयारी को बेहतर कीजिए और अपने योगदान को जो है लक्ष्य को जो है प्राप्त कीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं।
चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नोवेल यानी उपन्यास का सबसे पहले उद्भव पाश्चात्य देशों में 18वीं सदी में हुआ था। हिंदी में उपन्यास का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख नवविकसित रूप है, जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि के तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी को काफ़ी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप अर्थात निकट तथा न्यास अर्थात थाती। इस प्रकार उपन्यास का अर्थ है वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। इसका मूल संबंध यथार्थ से माना गया है। उपन्यास को अंग्रेजी में नॉवेल, बंगला हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नौबीर, मराठी में कादम्बरी और गुजराती में जो है नवलकथा की संज्ञा दी गई है। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास का जो शब्द है उसका प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। हिंदी में प्रथम उपन्यास एवं उपन्यासकारों को लेकर काफ़ी मतभेद है, क्योंकि विद्वानों में ने भिन्न भिन्न उपन्यास एवं उपन्यासकारों को प्रथम उपन्यास माना है। तो यहाँ देखिए कुछ बातें सामने निकल कर आ गई कि यहाँ जो है उपन्यास का जो उद्भव हुआ है 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुआ है, और विश्व में जो है 18वीं सदी में पाश्चात्य देशों में जो है उपन्यास का जन्म हो चुका था। उपन्यास शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग नॉवेल के लिए उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। तो ये सारे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना होगा, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रथम उपन्यासकार कौन है, कौन किसे प्रथम उपन्यासकार और उपन्यास मानते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ प्रस्तोता है, यहाँ उपन्यास है, यहाँ उपन्यासकार है, यहाँ प्रकाशन वर्ष है ईस्वी में। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर गोपाल राय जो है वो देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते हैं, जिसके रचनाकार है पंडित गौरी दत्त, और प्रकाशन हुआ था 1870 ईस्वी में। उसके बाद डॉक्टर विजय शंकर मद हैं जो भाग्यवती को प्रथम उपन्यास मानते हैं, जिसके रचनाकार श्रद्धाराम फिरौरी हैं। इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास मानते हैं, जिसके रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन किसका जो है उपन्यास को प्रथम उपन्यास माने हैं। इसके लिए आपको जो है 2-4 बार पीडीएफ को जो है प्रैक्टिस करना होगा, पढ़ना होगा, ताकि आपके दिमाग में नोट हो सके। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ताकि साथ समय आपको पीडीएफ उपलब्ध हो सके। तो आप लोग जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी में उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया है। इसी आधार पर अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास का कार्य विभाजन स्थूल रूप से 4 भागों में किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ हिंदी उपन्यास का विकास जो है 4 भागों में किया गया है। बात यहाँ देखिए प्रेमचंद पूर्व युग है, प्रेमचंद युग है, प्रेमचंदोत्तर युग है और स्वतंत्रोत्तर युग है। तो ये जो है आपको अध्ययन की दृष्टि से यानी अध्ययन की सुविधा के लिए बांटा गया है। अब हम लोग सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व युग है, यानी प्रेमचंद के पहले के जो युग है जब हिंदी में उपन्यास का शुरुआत हुआ था, उस समय के बारे में हम लोग देखते हैं। यह युग उपन्यास का आरंभिक चरण माना जाता है, क्योंकि इस युग में ही हिंदी गद्य में उपन्यास विधा का सूत्रपात होता है। इस युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिरसमी तथा जासूसी उपन्यासों की रचना होती है यानी हुई है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार कौन हैं। ये जो है आपको ध्यान में रखना होगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। इसको जो मैंने लगभग 3-4 दिन से मेहनत कर रहा था, तब जाके ये तैयार हुआ है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ताकि दिमाग में आपके जो है नोट हो सके। देखिए इधर उपन्यासकार व जीवनकाल है, यहाँ उपन्यास तथा प्रकाशन वर्ष है। जीवनकाल जो है जन्म के अनुसार जो है सजाने के लिए पूछ देता है, पिछले बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ उसको समाहित किया है। तो सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट है, जिसका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। इनकी उपन्यास है रहस्य कथा 1879 में, नूतन ब्रह्मचारी 1886 में, 100 अजान एक सुजान 1892 में। उसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह है, जिनका जन्म 1857 में हुआ था। इनका उपन्यास है श्यामा स्वप्न 1888 में। उसके बाद राधा कृष्ण दास आते हैं, जिनका जन्म 1865 में हुआ था। इनका जो है उपन्यास है निसहाय हिंदू, जिसका प्रकाशन हुआ था 1890 ईस्वी में।
और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी का है, जिनका जन्म 1865 में हुआ था। कुसुम कुमारी 1889 में। प्रणयिनी परिणय 1890 में। हरिहौद जी है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका जन्म 1865 में हुआ था। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में। अधखेरा फूल 1907 में। उसके बाद देवकी नंदन खत्री जी आते हैं, जिनका जन्म 1861 में हुआ था। इनकी उपन्यास जो है प्रमुख उपन्यास है चंद्रकांता 1888 में, चंद्रकांता संतति 1896 में। उसके बाद गोपाल राम गहमारी आते हैं, जिनका जन्म है 1866 में। इनकी उपन्यास है अद्भुत रास 1996 में। बेकसूर की फांसी 1900 ईस्वी में। राधा चरण गोस्वामी आते हैं, जिनका जन्म 1859 में हुआ था। इनका जो है रचना है वीरबारा 1884 में। सौदामिनी है 1891 में। रामनरेश त्रिपाठी आते हैं, जिनका जन्म 1889 में हुआ था। इनकी रचना है वीरांगना वीरबारा 1911 ईस्वी में। और है कुछ उसको देख लेते हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह का है 1890 ईस्वी जन्म है। वन जीवन व प्रेम लहरी 1996 में। मिश्र बंधु का है वीरमणि 1917 में। तो ये जो है महत्वपूर्ण उपन्यास था प्रेमचंद पूर्व युग के, तो इसको मैंने देखा। आप लोग इसको जो है 1-2 बार देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और एग्जाम में अच्छे आंसर करके आए। उसके बाद है प्रेमचंद युग। इसमें जो है प्रेमचंद की रचनाएं आती है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हिंदी उपन्यास में नए युग का परिवर्तन मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों से माना जाता है। इस युग में प्रेमचंद के समानांतर कई उपन्यासकारों ने अपनी रचना से हिंदी उपन्यास को प्रौढ़ता प्रदान किया। प्रेमचंद ने कथोपकथन, देशकाल, शायरी, उद्देश्य आदि अन्य औपन्यासिक तत्वों के क्षेत्र में क्रांति आई। उनमें अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविकता, सजीवता एवं उच्चता का संचार हुआ। उन्होंने सस्ते मनोरंजन के स्थान पर अपने युग व समाज की ज्वलंत समस्याओं को अपनी कला का लक्ष्य बनाया। यही कारण है कि उनकी प्रत्येक उपन्यास में किसी न किसी समस्या का जो है मार्मिक चित्रण हुआ है। अब हम लोग जो है देखते हैं कि प्रेमचंद युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं। तो इसके जो प्रमुख उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद हैं, उनकी रचना के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के निकट रमही नामक ग्राम में तथा मृत्यु 1936 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था, लेकिन ये नवाब राय के नाम से रचना करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। अब जो है प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए उपन्यास है, यहाँ प्रकाशन वर्ष है ईस्वी में। यहाँ भी उपन्यास है, यहाँ प्रकाशन वर्ष है। तो सबसे पहले प्रेमा 1907 में आता है। उसके बाद सेवा सदन 1918 में, वरदान 1921 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में, मंगलसूत्र उनका जो है अधूरा उपन्यास है, जिसे उनके पुत्र ने 1937 ईस्वी में पूरा किया था। कहीं कहीं 1943 ईस्वी भी देता है, तो आप देख लीजिएगा। उनके पुत्र जो अमृत राय हैं, अमृत राय ने पूरा किया था। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, प्रश्न में पूछ सकता है। आगे जो है प्रेमचंद युग के जो अन्य प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए उपन्यासकार जो है जीवन कार्य है, यहाँ उनके जो है उपन्यास प्रकाशन वर्ष है ईस्वी में। तो सबसे पहले गोविंद बल्लभ आते हैं, जिनका उपन्यास है सूर्यास्त 1922 में, प्रतिभा 1934 में, मदारी 1922 में। उसके बाद जो है उनका जन्म जो है 1887 ईस्वी में होता है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो जयशंकर प्रसाद आते हैं, जिनका जन्म 1889 में हुआ था। इनकी उपन्यास है कंकार 1929 में, तितली 1934 में, इरावती 1937 में प्रकाशित हुआ था उनकी मृत्यु के बाद। तो ये जो है अधूरा उपन्यास है इरावती। उसके बाद राधिका रमन प्रसाद आते हैं, जिनका जन्म 1890 में हुआ था। इनकी जो रचना है राम रहीम 1936 में, चुम्बन और कांटा 1956 में। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक है, उनका जन्म 1891 में होता है। इनकी रचना है माँ 1929 में, भिखारनी 1929 में, संघर्ष 1945 में। चतुर्सेन शास्त्री आते हैं, जिनका जन्म 1891 में हुआ था। इनकी रचना हृदय की परख 1918 में, व्याभिचार 1924 में, वैशाली की नगरवधु 1948 में। शिवपूजन सहाय आते हैं, जिनका जन्म 1893 में हुआ था। देहाती दुनिया 1936 में। इसे आंचलिक उपन्यास माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सियाराम शरण गुप्त आते हैं, जिनका जन्म 1895 में हुआ था। इनकी रचना है गोद 1932 में, अंतिम आकांक्षा 1934 में, नारी 1937 में। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं, जिनका जन्म 1899 में हुआ था। कार्य करना में
जो है अपूर्ण है 1950 में, और इनके जो है चोटी की पकड़ है, अरुणिमा है, ये सारे उपन्यास है, आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद पांडे बेचन शर्मा आते हैं, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना चंद हसीनों के खतूत 1927 में, दिल्ली का दरार 1927 में, बुधवा की बेटी 1928 में, शराबी 1930 में। तो ये महत्वपूर्ण जो उपन्यास और उपन्यासकार थे प्रेमचंद युग के थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेमचंद उत्तर युग। इसका जो है आपको बार बार अभ्यास करना होगा, क्योंकि हिंदी जो है अभ्यास का ही चीज़ है। आपको चीज़ें को दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि ईस्वी सन भी पूछा जाता है, लेखक का जन्म भी पूछा जाता है। तो आपको जो है सारी चीज़ें दिमाग में बैठानी होगी, और उसके लिए आपको 2-4 बार PDF को पढ़ना होगा। और PDF के लिए आपको 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि आपको PDF मोबाइल पे भेज दिया जाए, और उससे आप प्रिंट निकलवा कर अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका जो तैयारी है TGT से लेकर नेट लेवल पे की जा रही है, चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हों, या फिर 9 to 10 का कर रहे हैं, या फिर 11 या जो है 12 का कर रहे हों। आप में जो है तैयारी करने की जो क्षमता है उसको विकसित किया जा रहा है प्रश्नों के द्वारा, MCQ के द्वारा। तो आप जो है अच्छे से इस वीडियो को देखें, और आपका जो तैयारी है चाहे कुछ भी वर्ग का हो, आपको जो है अच्छे से तैयारी किया जा रहा है, और आगे भी करवाया जाएगा। ससमय आपका कोर्स पूरा कर दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। आप सभी का सिलेबस लगभग सेम है, क्वेश्चन पूछने का सिर्फ ढंग अलग अलग रहता है। 6 to 8 में थोड़ा रो रहता है, हाई स्कूल में उससे ज़्यादा जाता है, +2 में उससे ऊपर रहता है। तो आपको जो है सभी दृष्टि से तैयारी किया जा रहा है, ताकि आप कहीं से भी कमज़ोर ना हो। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद देखिए प्रेमचंदोत्तर युग है, इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रेमचंद के मृत्यु के पश्चात हिंदी उपन्यास में काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं होती रही। इस युग में उपन्यास का क्षेत्र बहुत विस्तृत हुआ, और उपन्यासकारों ने विभिन्न विषय वस्तु पर रचनाएं की, जो है मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक यथार्थवादी, व्यक्तिवादी, ऐतिहासिक, प्रगतिवादी, आंतरिक आदि। ये सारे विषय पर जो है उपन्यास लिखे गए। तो हम लोग बारी बारी से सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यास को हम लोग देख लेते हैं, जिन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। हिंदी उपन्यास में जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ईराचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। ये जो है डॉक्टर गोपाल राय का कथन है। अब हम लोग जो है प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यास एवं उपन्यासकार को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ईराचंद जोशी आते हैं, जिनका जन्म 1902 में हुआ था। इनकी रचना है घृणामयी, प्रथम नाम जो है रजा था 1929 में, सन्यासी 1940 में, पर्दे की रानी 1942 में, प्रेत और छाया 1944 में, मुक्ति पथ 1948 में। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार आते हैं, जिनका जन्म 1905 में हुआ था। परख 1929 में, सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में, करियाने 1939 में। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। अज्ञेय का है 1911 में जन्म हुआ था। शेखर एक जीवनी 1940 में पहला भाग और 1944 में दूसरा भाग। नदी की दीप 1951 में, अपने अजनबी 1961 में। उसके बाद डॉक्टर देवराज आते हैं, जिनका जन्म 1917 में होता है। उनकी उपन्यास है पथ की खोज 1951 में, बाहर भीतर 1954 में, रोडे और पत्थर 1958 में, अजय की डायरी 1960 में, मैं वे और आप 1969 में, दोहरी आग की रपट 1973 में। तो ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास थे। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक यथार्थवादी जो उपन्यासकार हैं उनको। तो इस तरह के उपन्यासकार अपनी स्वतंत्र दृष्टि से समाज एवं व्यक्ति की समस्याओं का सूक्ष्मांकन किया है। ये ना तो प्रगतिवादी उपन्यासकारों की तरह समाज को अधिक महत्व देते हैं, और ना ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की तरह व्यक्ति को। ये व्यक्ति एवं समाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन्हें मानवतावादी उपन्यासकार भी कहा जाता है। अब हम लोग जो है प्रमुख सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार एवं उपन्यास को देखते हैं। तो यहाँ देखिए उपन्यासकार हैं ईस्वी में, यहाँ उपन्यास है प्रकाशन ईस्वी सन में। तो सबसे पहले उदय शंकर भाट आते हैं, जिनका जन्म 1898 में हुआ था। इनकी रचना है नए मोड़ 1954 में, सागर रहरे और मनुष्य 1956 में, रोक पर रोक 1958 में। उपेंद्र नाथ हस्के हैं, जिनका जन्म 1910 में होता है। गिरती दीवारें 1947 में, बड़ी बड़ी आंखें 1955 में, पत्थर और पत्थर 1957 में, शहर में घूमता आईना 1900, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, एक रात का नाटक 1968 में। यहाँ देखिए 1966 हो जाएगा, इसको आप अच्छा से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, विष्णु प्रभाकर को देखते हैं। 1912 में जन्म हुआ था। धरती रात 1951 में, तट के बंधन 1955 में, शब्दमयी 56 में, अर्धनारीश्वर 1992 में।
उसके बाद भीष्म साहनी आते हैं जिनका जन्म 1915 में हुआ था। झरोखा 1967 में, बसंती 80 में, मायादास की माड़ी 1988 में, नीरू निरिमा निर्फेरू 2000 में। तो ये जो है इसकी रचना एक तमस थी। तमस रचना इनकी प्रसिद्ध है। 1968 इसमें हमें आया था, तो उसको देख लीजिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर हैं जिनका जन्म हुआ था 1916 में। बूंद और समुद्र 1956 में, सुहाग के नूपुर 1960 में, अमृत और विष 1966 में, मानस का हंस 72 में, नचियो बहुत गोपाल 1978 में, खंजर नहन 1981 में। अमरकांत आते हैं जिनका जन्म 1925 में हुआ था। सूखा पत्ता 59 में, आकाश पक्षी 1967 में, कारे उजरुद्दीन 1969 में, बीच की दीवार 1981 में। तो ये जो है सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार थे, उपन्यास था, उसको हम लोगों ने देखा। अब व्यक्तिवादी जो उपन्यास हैं उनको हम लोग देखते हैं उपन्यासकार को। इस धारा के उपन्यासकारों ने व्यक्ति को महत्व देते हुए अपनी रचनाओं में उसका चित्रण किया है। ये लेखक सिर्फ व्यक्ति को महत्व देते हैं। प्रमुख जो है व्यक्तिवादी उपन्यासकार और उपन्यास इस प्रकार हैं, आप लोग इसको देखिए। भगवती चंद्र वर्मा हैं जिनका जन्म 1903 में हुआ था। चित्रलेखा 1934 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, घोड़े विशेषित 1959 में, सबही नचावत राम गोसाएं 1970 में। लक्ष्मी नारायण राय आते हैं जिनका जन्म 1927 में हुआ था। धरती की आंखें 1946 में, कारे फूल का पौधा 1955 में, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961 में, कनाट पैलेस 1986 में। अब हम लोग जो है ऐतिहासिक उपन्यास एवं उपन्यासकार को देखते हैं। प्रेमचंद दोत्तर युग का ये उपन्यास है, आपको ध्यान में रखना होगा ये सारे। इस धारा के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में ऐतिहासिक घटनाओं को प्रमुखता देते हुए उसे वर्तमान समस्या से जोड़ा है और पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास एवं उपन्यासकार इस प्रकार हैं, हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो वृंदावन राय वर्मा हैं जिनका उपन्यास है रगन 1928 में, गढ़कुंडार 1929 में, विराटा की पद्मिनी 36 में, झांसी की रानी 46 में, कचनार 1948 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी है जिनका जन्म 1907 में हुआ था। इनकी सभी रचनाओं को आपको ध्यान में रखना, VVI प्रश्न है। बांध भट्ट की 8 कविता 46 में, चारू चंद्र रेख 1963 में, पुनर्नवा 1973 में, अनाम दास का पोथा 1976 में। बच्चन सिंह जो है वो जन्म हुआ था 1919 में। सुतो वा सुत पुत्रो वा 1998 में, पांचाली 2001 में। आनंद प्रकाश जैन है 1927 में जिसका रचना है तीसरा नेत्र 1957 में, कठपुतली के धागे 1959 में, कुनार की आंखें 1967 में। राजकुमार भरमर हैं जिनका जन्म 1938 में हुआ था। फौराद का आदमी 1969 में, कांच का घर 1971 में। तो ये जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। अब हम लोग जो है प्रगतिवादी उपन्यास एवं उपन्यासकार को देखते हैं। तो काव्य में चरी प्रगतिवादी आंदोलन का प्रभाव गद्य पर भी पड़ा जो उपन्यासों में दिखाई देता है। इस धारा के उपन्यासकारों ने अपनी रचनाओं में सत्ता और शोषक वर्ग के खिलाफ अपनी रचनाओं के माध्यम से आवाज़ उठाया और समाज को जगाने का काम किया है। प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यास एवं उपन्यासकार इस प्रकार हैं। सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन है जिनका जन्म हुआ था 1893 में, जीने के लिए 1940 में, विस्मृति यात्री 1955 में। यशपाल आते हैं जिनका जन्म 1903 में हुआ था। दादा कॉमरेड 1941 में, देश तो रहे 1943 में, दिव्या 1945 में, पार्टी कॉमरेड 46 में, झूठा सच 2 भाग में है 1958 और 60 में, तेरी मेरी उसकी बात, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है 1974 में। जहीं भी टाइपिंग मिस्टेक है उसको आपको सुधार कर PDF दिया जाएगा, तो आप लोग चिंता ना करें, आपके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, चिंता कर रहे हैं। आपको जो है SCRT की भी पुस्तकें पढ़ाई जाएगी, तो उसके लिए भी हम लोग जो है तैयारी करेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि SCRT का बुक नहीं होगा, हम सारी चीज़ों को देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, आपको पूरी तरह से तैयार करके एग्जाम के लिए भेजेंगे ताकि आप कहीं से भी कमज़ोर ना हो। रामेश्वर शुक्र आते हैं अंचल जिनका जन्म 1915 में हुआ था। चढ़ती धूप 45 में, उड़का 1947 में, नई मराठ 1947 में। अमृत राय आते हैं जो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र हैं, 1921 में जन्म हुआ था। नागफनी की देश 1953 में, हाथी के दांत 56 में। रांगे राघव आते हैं जिनका जन्म 1923 में हुआ था। देवकी का बेटा 1954 में, जसोधरा जीत गई 1954 में, कब तक पुकार 1957 में, मुर्दों का टेरा 1948 में। उसके बाद जो है विश्वम्भरनाथ उपाध्याय आते हैं जिनका जन्म 1925 में हुआ था। इनकी उपन्यास है रिछ 1967 में, पचधर 1971 में, जाग मछंदर गोरखा 1983 में, 1983 में, कठपुतली 1992 में, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है 92 में। जगदीश चंद्र हैं जिनका जन्म 1930 में हुआ था। इनकी रचना है यादों का पहाड़ 1966 में, धरती धन नापना 1972 में, मुट्ठी भर कांकर 1976 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और उपन्यासकार हैं उसको हम लोग देख लेते हैं।
मार्कंडेय पांडे का है, जन्म हुआ था 1930 में। सेमर का फूल 1959 में। अग्निबीज 1981 में। हृदयेश का है गाठ 1970 में। हत्या 1971 में। एक कहानी अंतहीन 1972 में। सफेद घोड़ा काला सवार 1976 में। साढ़ 1981 में। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित हैं, जिनका जन्म 1934 में होता है। कटा हुआ आसमान 1971 में। मुर्दा घर 1974 में। आकार 1997 में। अब्दुल बिस्मिल्लाह है, जिनका जन्म 1949 में हुआ था। समर शेष हैं 1980 में। झिनी झिनी बिनी चरैया 1986 में। अब जो है हम लोग प्रमुख आंचलिक उपन्यास एवं उपन्यासकार हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास में जो है फणीश्वरनाथ रेणु को मैदा आंचल का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यहीं से एक नई व मौलिक प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यास के रूप में शुरू हुई। आंचलिक उपन्यास अपनी संरचना में अन्य उपन्यासों से काफ़ी अलग होता है। इसमें नायक कोई पात्र ना होकर अंचल ही नायक होता है। इसका उद्देश्य अंचल का बहुआयामी व जीवांत चित्र प्रस्तुत करना होता है। इसमें अंचल की लोक भाषा का अत्यधिक प्रयोग होता है। सन 1950 ईस्वी के बाद आंचलिक उपन्यासों का तेजी से प्रसार हुआ। कई विद्वान श्री प्रजांशु है कृत जो देहाती दुनिया है 1926 में को प्रथम आंचलिक उपन्यास मानते हैं, किंतु आंचलिक उपन्यास लेखन की परंपरा फणीश्वरनाथ रेणु के मैदा आंचल से आरंभ मानी जाती है तथा फणीश्वरनाथ रेणु को जो है हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु था। अब हम लोग जो है प्रमुख आंचलिक उपन्यास एवं उपन्यासकार हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देवेंद्र सत्यार्थी आते हैं, जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। रथ के पहिए 1952 में। कठपुतली 1954 में। नागार्जुन है, जिनका जन्म हुआ था 1911 में। रतिनाथ की चाची 1948 में। बरसम्मा 1952 में। बाबा बटेश्वरनाथ 1954 में। वरुण के बेटे 1997 में। कुंभिपाक 1960 में। उग्रतारा 1963 में। जमनिया का बाबा 1968 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद फणीश्वरनाथ रेणु आते हैं, जिनका जन्म 1921 में हुआ था। मैदा आंचल 1954 में। पार्थिव परिकथा 1957 में। जुलूस 1965 में। कितने चौराहे 1966 में। पलटू बाबू 1979 में। उसके बाद रामदरस मिश्र आते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1924 में। पानी के परिचय 1961 में। जल टूटता हुआ 1969 में। बीच का समय 1970 में। अपने लोग 1976 में। रात का सफर 1976 में। विवेकी राय आते हैं, जिनका जन्म 1924 में हुआ था। बबूल 1964 में। रोक दिन 1977 में। सोना माटी 1983 में। समर शेष है 1988 में। उसके बाद जो है राही मासूम रजा आते हैं, जिनका जन्म 1925 में हुआ था। इनकी रचना है आधा गांव 1966 में। टोपी टुकड़ा 1969 में। ओस की बूंद 1970 में। दिल का सादा कागज 1973 में। कटरा भी आरजू 1978 में। कटरा भी आरजू और आधा गांव महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद केशव प्रसाद मिश्र आते हैं, या मौर्य 1928 में, जिनका जो है जन्म हुआ था। इनकी रचना है कोहबर की शर्त 1965 में। इसी पे जो है फिल्म बना था नदिया के पार, आपको पता होना चाहिए कोहबर की शर्त उपन्यास पे। अब हम लोग जो है स्वतंत्रोत्तर युग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे के उपन्यासकार को देखेंगे। तो सबसे पहले इस युग के कवियों की रचनाएं स्वतंत्रता के बाद हुई, जिसमें देश की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं को देखते हुए हुई है। इस युग में उपन्यास का क्षेत्र ज़्यादा विस्तार ग्रहण किया, जिसमें राजनीति से लेकर सामाजिक एवं अन्य सारे बिंदुओं का चित्रण बड़ा ही मार्मिक ढंग से हुआ, जो उपन्यास साहित्य को समृद्ध किया। इसमें दलित, महिला, आदिवासी जीवन पर केंद्रित उपन्यासों की रचना भी हुई। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रोत्तर युग के प्रमुख जो उपन्यास एवं उपन्यासकार को। तो सबसे पहले देखिए धर्मवीर भारती आते हैं, जिनकी रचना है गुनाहों के देवता 1949 में। सूरज का 7वां ग्रह 1952 में। उसके बाद निर्मल वर्मा आते हैं, जिनकी रचना है वेदिन 1964 में। राग टेन की छत 1974 में। एक चित्रा सुख 1979 में। रात का रिपोर्टर 1989 में। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं नरेश मेहता हैं, जिनकी रचना है डूबते मस्तूर 1954 में। यह पथबंधु था 1962 में। ये सारे उपन्यास को आपको 2-4 बार पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा कि कौन किसका उपन्यास है, तो आपको 2-4 बार पढ़नी होगी। और उसके लिए आपको PDF को जो है लेना होगा। 249 रुपया का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं तो करवा दें, ताकि आपके मोबाइल पे PDF इसका चले जाए। क्योंकि आप लोग जो है हम जब टेलीग्राम पे या देते हैं क्यूज, तो उसमें हम देखते हैं कि जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं उसको आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम परसेंटेज देखते हैं तो आपका परसेंटेज बहुत कम रहता है, सही आंसर नहीं दे पाते हैं, आप लोग जो है डीप अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को देखिए 2-4 बार, और जो PDF दिया गया उसको ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जब आप पढ़ाया हुआ चीज़ नहीं बताते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो इसलिए आप लोग जो है
ज़्यादा से ज़्यादा जो है अध्ययन करें और जो है अपने रिजल्ट के लिए तैयारी जो है अच्छे ढंग से करें, क्योंकि जब परसेंटेज कम रहता है वोटिंग का और देखते हैं आंसर ज़्यादा गलत हो रहा है तो हमें दुख होता है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा जो है मेहनत करें, अध्ययन 2-4 बार करें, PDF देखें, ताकि आपका जो है नॉलेज में वृद्धि हो सके, ज्ञान में वृद्धि हो सके, ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोहन राकेश को देखते हैं। इनका जो रचना है अंधेरे बंद कमरे 1961 में, ना आने वाला कल 1968 में, अंतराल 1972 में। उसके बाद कमलेश्वर आते हैं जिनकी रचना है एक सड़क 57 गलियां 1957 में, डाक बंगला 1959 में, कितने पाकिस्तान 2000 में। राजेंद्र यादव आते हैं जिनकी रचना है उखड़े हुए योग 1956 में, कुलटा 1957 में, सह और मात 1959 में, 1 इंच मुस्कान 1963 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है सोया हुआ जल 1954 में, पागल कुत्तों का मछली 77 में, सोने चौखट 1981 में। श्रीराज शुक्र का है सोनी घाटी का सूरज 1957 में, अज्ञातवास 62 में, राग दरबार 1968 में, विश्रामपुर का सन 1998 में। आगे कुछ और है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब जो है हम लोग अंतिम अवस्था में पहुँचे हैं, तो आप ज़्यादा उबना नहीं है क्योंकि हम लोग जो है अंतिम अवस्था में है। वीडियो अब अंत की ओर है। राजकमल चौधरी है जिनका रचना है नदी बहती थी 1962 में, शहर था शहर नहीं था 1966 में, मछली मरी हुई 1966 में। मुक्तिबोध की रचना है विपात्रा 1970 में। काशीनाथ जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए आधुनिक युग के, काशी 2002 में, रेहन का पर रघु 2008 में। सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए 1993 में, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998 में। सुशीला टक भोरे जो दलित उपन्यासकार उनकी रचना है शिकंजे का दर्द तथा तुम्हें बदलना होगा, 2 उपन्यास लिखे हैं। उसके बाद महिला उपन्यासकार है उषा प्रियवंदा जिसकी रचना है 55 खमेरार दीवारें 1961 में, रुकोगे नहीं राधिका 1967 में। आगे कुछ और 2-4 है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कृष्णा सुबती का है मित्रों मर जाने 1998 में, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, जिंदगी नामा 1979 में, दिल उदान 93 में, समय सरगम 2000 में। मनु भंडारी का आपका बंटे 1971 में, महाभोजन 1979 में। ममता कारिया का है नरक दर नरक 1975 में, एक पत्नी के नोट्स 1997 में। मृदुलागढ़ का उसके हिस्से के दुख 1975 में, चितकुबरा 1979 में, कठगोदाब 1966 में। प्रभा केतान का आओ पे घर चले 1990 में, अपने अपने चेहरे 1994 में। मैत्री पुस्तक का है चाक 1997 में, आरमा कबूतरी 2000 ईस्वी में। तो ये जो महत्वपूर्ण उपन्यास था उसको हम लोगों ने देखा, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग अब देख लेते हैं ताकि जानकारी में और जो है वृद्धि हो सके। यहाँ देखिए उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखते हैं। तो किशोरी गोस्वामी के हिंदी का जो है प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय ने जो है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। यहाँ देखिए ऐतिहासिक नहीं होगा प्रथम उपन्यासकार माना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे सीधे सुधार दिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिरसमी ऐदी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें हिंदी का कानन डायर कहा जाता है। हिंदी में प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक पांडे बेचन शर्मा उर्फ को माना जाता है। आगे कुछ और बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसके बाद MCQ देखेंगे। अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अंतोतगतवा स्वतंत्रता की खोज है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छर तारा कहकर किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रकाशमान पुच्छर तारा कहकर किसकी आलोचना की गई है, तो आपको जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास टिक लगाना होगा। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बिंदु आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू कहा है। आलोचकों ने सन 1994 ईस्वी में प्रकाशित करदम द्वारा जो है छप्पर को प्रथम दलित उपन्यासकार स्वीकार किया है। 1 इंच मुस्कान जो उपन्यास है उसके जो है रचना राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी दोनों ने मिलकर की है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे हमको जो लोगों ने देखा। तो इसे 2-4 बार आप पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा। और उसके लिए आप PDF जो है रजिस्ट्रेशन करवा दें 249 रुपये का, ताकि PDF आपको साथ समय मिल सके। अब यह जो है हम लोग MCQ को देखते हैं जो पिछली बार पूछा जा चुका है, आगे पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। उपन्यास का जो विषय वस्तु है उसको हम लोग एक वीडियो में देखेंगे अंत में, अभी नहीं। ये चीज़ें जो यहाँ प्रश्न है इस तरीक़ा से जो प्रश्न बनता है इसको हम लोग देखेंगे सभी महत्वपूर्ण उपन्यासों को। तो आप चिंता ना करें कि ये पढ़ाया नहीं गया है, हम चीज़ें जो है पढ़ेंगे, सभी चीज़ों को देखेंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ 5 विकल्प है, सही विकल्प आप चुनिए। BPSC के अनुसार जो है 5 विकल्प बनाया गया है, लेकिन इस बार हो सकता है 4 ही विकल्प रहे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग विकल्पों को परिवर्तन कर सकते हैं, कर लेंगे।
इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों जो रचना है विभाजन की समस्या पे लिखा गया है। नहीं पूछ रहा है, आपको जो है प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ना होगा एग्जाम में, ताकि आप अच्छे से अर्थ समझ सकें। प्रेमचंद के उपन्यास का कार्यक्रम की दृष्टि से सही अनुकरण कौन सा है? आपको बताना है सही अनुकरण कौन सा है। ऊपर में जो है पढ़ाया जा चुका है, आप लोग सही विकल्प इसका जो है ढूंढिए कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, पहले सेवा सदन आएगा, कर्मभूमि आएगा, रंगभूमि आएगा, गोदान आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है? आपको बताना है कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है। ऊपर जो है हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं, आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न जो है उसका जवाब आप लोग दीजिए। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प चुनिए। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। आपका बंटी, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। इसके रचनाकार मन्नू भंडारी जी हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित, यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ छूट गया है, उपन्यास हो जाएगा, इसे सुधार दिया जाएगा। उपन्यास, निम्नलिखित उपन्यास एवं उपन्यासकार को जो है सही सुमेलित करना है। तो आप लोग इसको जो है सही सुमेलित कीजिए। तो मेरा आचार्य जो है फणीश्वरनाथ रेणु का है, तमस जो है भीष्म साहनी का है, आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का है। तो इसके अनुसार सही विकल्प कौन सा होगा चुन दीजिए आप लोग। तो इसका सही विकल्प जो है क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? किसने किया है आपको बताना है। उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको ढूंढना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? ये प्रश्न जो है पिछले बार बीपीएससी टीजीटी में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, क्योंकि पहले भी इसका जो है करवा दिया गया है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, यशपाल नहीं है, अज्ञेय होगा, अज्ञेय रहेंगे तो अज्ञेय हो जाता है, यशपाल नहीं है मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? प्रेमचंद के किस उपन्यास में जो है विधवा समस्या है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा का है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा का है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको ढूंढनी है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों रचना है आधा गाँव, कटरा बियाजू, टोपी सुकरा, राही मासूम रजा का। चलिए अब हम लोग इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। तो 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक उपन्यास है? निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक उपन्यास है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि देहाती दुनिया, रतिनाथ की चाची, मेरा राजा तीनों आंचलिक उपन्यास है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को हिंदी उपन्यास का विकास, प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार के बारे में जानकारी दिया, यानी उपन्यास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट था, MCQ था, उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि अपने तैयारी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मेरे साथ इतना देर तक समय निकाले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं PPSC 4.0 का, तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आप जो है 249 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और भेज दीजिए हमारे WhatsApp नंबर पे, तो हम इधर से आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं